नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास। इस क्लास में इस लेक्चर सीरीज़ में हम ज्योग्राफी पूरा कवर करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, सभी कुछ। इसके अलावा आपके लिए इन्वायरमेंट के लेक्चर्स भी आएंगे। ये सारे लेक्चर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए होंगे। उम्मीद है कि आप सारे का नोट्स बनाते चल रहे हैं, जो सवाल सॉल्व करा रहे हैं उसको आप करते जा रहे हैं। जो ज्योग्राफी है, इसके अलावा हम आपके लिए लेके आ रहे हैं हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, सीसैट, सभी। ये जो क्रैश कोर्स है हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए है। पिछली क्लास में हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, इसके अलग अलग लेयर्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने हीट बजट डिस्कस किया, अल्बेडो के बारे में डिस्कस किया। फिर प्रेशर बेल्ट के बारे में देखा, अलग अलग विंड्स के बारे में देखा हमने। वो जो विंड्स हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, प्लेनेटरी विंड्स, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स। फिर आपके जो लोकल विंड्स हैं उसमें हमने चिनूक के बारे में, मिस्त्राल के बारे में पढ़ा, कैसे ये सब विंड्स पैदा होते हैं उनको हमने डिस्कस किया। इसके बाद बात आई एयर मास की। एयर मास के बाद हमने फ्रंट के बारे में पढ़ा, कोल्ड फ्रंट क्या होता है, वार्म फ्रंट क्या होता है, इन सबको डिस्कस किया। फिर हमने साइक्लोन के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम लोग जो साइक्लोन का नॉलेज है उसको हम और आगे बढ़ाएंगे, मतलब कि कंपैरिजन करते हुए, मतलब साइक्लोन, ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जो तुलना है वो करेंगे, ताकि अगर कोई ऐसा सवाल आए जो कंफ्यूज करने वाला है तो उसको हम लोग आराम से सॉल्व कर लें, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अल्बेडो टेबल, क्वेश्चंस वगैरह, एयर मूवमेंट हमने डिस्कस कर लिया है। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, एग्जाम्पल समेत हमने आपको समझा दिया है। प्रेसिपिटेशन में रेन का टाइप, ये सब बातें हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना। हाँ, ट्रेड विंड, वेस्टरलाई, ईस्टरलाई, सब बातें हो गई हैं। अगर नहीं देखा तो देख लेना पीछे का लेक्चर, जो प्लेस ना डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये सब हो गया है। बात आ रही थी हमारे जेट स्ट्रीम की। आपको मैंने ट्रेड विंड पढ़ाया, आपको मैंने वेस्टरलाई पढ़ाया। मैंने बताया था कि वेस्टरलाई जो होता है वो वेस्ट दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है। तो जेट स्ट्रीम क्या होता है? वेस्टरलाई की जो विंड होती है, वेस्टरलाई के बीच में ही एक पतला सा बैंड होता है, उसमें काफ़ी तेज़ गति से हवाएं चल रही होती हैं। ठीक है ना। इस तेज़ गति की हवा को हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, किसमें होता है? वेस्टरलाई में ही होता है। एक हाई स्पीड का नैरो बैंड होता है जिसको हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं। इसमें हवाएं करीब करीब 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। मेनली आपके जो जेट स्ट्रीम के जो लोकेशंस हैं वो होते हैं सेल के किनारे, सेल के एजेस पर। जैसे कि ये फेरल सेल है, ये हैडल सेल है। तो फेरल सेल का जो किनारा है यहाँ पर हमको पोलर जेट स्ट्रीम मिलता है। हैडल सेल का जो किनारा है ना, वहाँ पर हमको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम मिलता है। जो आपका पोलर जेट स्ट्रीम है ये हमारी कहानी में दोबारा आएगा जब हम आगे पोलर वोर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। पोलर वोर्टेक्स क्या होता है, ओजोन का डिप्लीशन क्या होता है, जो आपके क्लाउड बनते हैं ऊपर, सब के बारे में बताएंगे हम लोग। तो यहाँ पर मेन आपके जो जेट स्ट्रीम है वो ये हैं। क्लियर हो गया। ये सेल के मार्जिन पर होते हैं। 4 हैं परमानेंट जेट स्ट्रीम, 2 हैं पोलर जेट और 2 हैं सब ट्रॉपिकल जेट। सर आपने तो 2 ही दिखाया। अरे 2 इस हेमिस्फेयर में हैं, 2 नीचे वाले हेमिस्फेयर में हैं, तो 8 हो गए ना, सॉरी 4 हो गए ना, 2 ऊपर में 2 नीचे में। तो ये हो गए आपके 4 जेट स्ट्रीम। कुछ होते हैं परमानेंट, जैसे कि ये 4 जेट स्ट्रीम, पोलर वाला ऊपर हो गया, सब ट्रॉपिकल वाला इक्वेटर के नज़दीक हो गया, फिर सब ट्रॉपिकल का सॉदर्न हेमिस्फीयर में, फिर ये हो गया आपका हेमिस्फीयर में, सॉदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये आपके 4 परमानेंट जेट स्ट्रीम होते हैं। कुछ हमारे जेट स्ट्रीम होते हैं वो पैदा होते हैं कुछ समय पर, जैसे कि भारत के मानसून को मजबूत बनाने वाला ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ठीक है ना, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तुम ध्यान सुनो यहाँ पे, अब ध्यान से बस देखते जाना, अभी कुछ लिखना मत। ये तिब्बत का पठार है। क्या है? तिब्बत का पठार है।
जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, जब तेज़ गर्मी होती है तो ये पठार गर्म होता है। पठार जब गर्म होता है तो यहाँ पर लो प्रेशर पैदा होता है। हवा क्या होती है? हवा ऊपर की ओर जाती है। ध्यान सुनिएगा, हवा ऊपर की ओर जाती है। हवा जब ऊपर की ओर जाती है तो यहाँ पर मस्करीन हाई पर आकर के डिसेंड होती है। क्या होती है? डिसेंड होती है। यहाँ पर जो लो प्रेशर है ना, जो हवा ऊपर गया, यहाँ जो लो प्रेशर पैदा हुआ, इस लो प्रेशर को भरने के लिए यहाँ से मस्करीन हाई से हवा चलती है। ये हवा जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड होता है, आर्द्र होता है, इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। यही मॉनसून विंड होता है, यही मॉनसून विंड होता है। यहाँ पर ये हाई प्रेशर बनाता है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर हवा नीचे सबसाइड हो रही है, नीचे हवा दब रही है। क्लियर बात है? अब ध्यान सुनना, ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, मतलब कि ये ढलान, ये स्लोप, ये ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा और उतनी ज़्यादा मात्रा में जो साउथ वेस्ट मानसून की विंड है वो भारत की ओर जाएगी। मतलब कि हमारा मानसून उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। क्लियर है? तो अगर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट ना होता तो सोचिए कि यहाँ से हवा कौन हटाता, यहाँ पर हवा ला करके डंप कौन करता और मानसून कैसे पैदा होता? है ना बात? तो अगर मैं सवाल पूछूं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं मानसून को, तो क्या बोलेंगे आप? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ये टेम्परेरी जेट स्ट्रीम है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है ना? तो एक तो हो गया ये। अगला है सोमाली जेट स्ट्रीम। क्या होता है? सोमाली जेट स्ट्रीम। ये एक लेस हाई की, मतलब लो, मतलब कम ऊंचाई की जेट स्ट्रीम है। ये कम ऊंचाई का जेट स्ट्रीम है जो मानसून विंड को भारत की तरफ पुश करता है। क्या करता है? ये मानसून विंड को भारत की तरफ पुश करता है और केवल गर्मी के दिनों में ही निकलता है। केवल गर्मी के दिनों में ही ये सोमाली जेट स्ट्रीम पैदा होता है और सर्दी के आते ही ये डिसअपियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हम इनको टेम्पररी जेट स्ट्रीम कहते हैं। परमानेंट वाला कौन सा था? परमानेंट वाले 4 गो हैं, 2 गो है ऊपर में और 2 गो है नीचे में। ये 2 को क्या है सर? ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। एक आपका है सब ट्रॉपिकल वाला, एक आपका है पोलर वाला। सब ट्रॉपिकल वाला और पोलर वाला हो गया ना 4। ठीक है? दूसरा होता है पोलर नाइट जेट। पोलर नाइट जेट जो होता है ना, ये उसके लिए पोलर वर्टेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हम पढ़ाएंगे विस्तार से आपको आगे कैसे काम करता है ये वाला। ठीक है ना? यहाँ पर जो कोल्ड विंड होता है वो कोल्ड विंड को बांधे हुए होता है। ये कोल्ड विंड इसी के आजू बाजू चक्कर काट रहा होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर काट रहा होता है। जैसे ही ये वाला जेट स्ट्रीम कमज़ोर होता है, वैसे ही पूरा ठंडा हवा जिसको बांधे हुए था ना, फैल जाता है, डिस्पर्स हो जाता है और जो ये जो पूरा एरिया है नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ने लग जाती है, फ्रीज हो जाता है सब कुछ, नदी झील सब। ठीक है? जेट स्ट्रीम के बारे में एक खास बात और है। खास बात क्या है? ध्यान सुनिएगा। खास बात ये है कि ये वेव के रूप में चलता है। ध्यान सुनना, देखो सांप जो चलता ना ऐसे, ठीक है, इस तरह चलता है। तो एक तो हो गया इस तरह चलना, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। ध्यान सुनिएगा, हॉरिजॉन्टल मतलब कि इस तरह से जा रहा है। अगर ये ऐसे आता तो सर इसको बोलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल में मूव कर रहा है ना, है कि नहीं? तो ऐसे भी मूव करता है और ऐसे भी मूव करता है, समझ रहे हो? मतलब कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी वेव बनाता है और वर्टिकल प्लेन में भी वेव बनाता है। जेट स्ट्रीम की एक खास बात होती है। तो जब ये हॉरिजॉन्टल में वेव बनाता है तो यहां बन गया लो प्रेशर, यहां बन गया हाई प्रेशर, यहां बन गया लो प्रेशर, अगला बन गया हाई प्रेशर। इसको हम लोग ओमेगा ब्लॉक कहते हैं। 2 लो के बीच में जब बीच में हाई होता है ना, इसको हम लोग ओमेगा, ओमेगा देख रहे हैं, ये वाला ओमेगा होता है इसको साइन। ठीक है? ये ग्रीक लेटर है। ठीक है?
तो ये जो जेट स्ट्रीम होता है वो वेस्टरलाई के अंदर घुसा हुआ होता है हाई एल्टीट्यूड पर, मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर। ये प्रेशर वेरिएशन क्रिएट करता है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर लो, यहाँ पर हाई। सर ये तो तब हुआ जब ये सांप की तरह चला, जब ये सांप की तरह चला। सर अगर डॉल्फिन की तरह चलेगा तो, डॉल्फिन भी तो चलती है उछल के ऐसे ऐसे करके वे बना के, अगर ये डॉल्फिन की तरह चलती है तब भी हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर पैदा होता है। कैसे देखना है, देखो दिख रहा है, देखो ये डॉल्फिन की तरह उछला, डॉल्फिन की तरह उछला, कलर चेंज कर दिया जाए, उछला और ये गोता मारा, फिर उछला, फिर गोता मारेगा। तो जैसे ही नीचे की ओर गोता मारा ना तो हवा को एक तरह से दबाता है और यहाँ पर हाई प्रेशर पैदा होता है। क्या होता है, हाई प्रेशर पैदा होता है। जैसे ही ये उछलने को होता है यहाँ से हवा को ऊपर की ओर प्रेशर कम करता है, इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर पैदा होता है। समझ गए? तो जेट स्ट्रीम को हम लोग ट्रैवलिंग डिप्रेशन क्यों कहते हैं? ये हर चीज़ पर प्रेशर पैदा करता है, अपने दाएं बाएं भी और अपने ऊपर नीचे भी। जेट स्ट्रीम को हम लोग ट्रैवलिंग डिप्रेशन कहते हैं। ये अपने दाएं बाएं भी और अपने ऊपर नीचे भी दोनों जगह पर ये प्रेशर पैदा करता है। ठीक है, ये वीवी केवल हॉरिजॉन्टली ही नहीं है बल्कि ये वर्टिकली भी है। ये हमने आपको यहाँ पर डायग्राम के जरिए बताया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात है कि जो मिड एंड हाई लैटिट्यूड है वहाँ पर वेदर कैसा होता है। हाई लैटिट्यूड पर जो वेदर होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ट्रॉपिकल रीजन के मुकाबले। क्यों सर? ट्रॉपिकल रीजन पर ज़्यादातर जो बदलाव होते हैं वो थर्मल के कारण होता है। थर्मल मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि थर्मल प्रेशर जो पैदा होता है ना वो सूर्य के ऊष्मा इंसुलेशन के डिफरेंस के कारण पैदा होता है। दूसरा होता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब ये होता है कि हवा के ऊपर उठने से और नीचे गिरने से प्रेशर डिफरेंस पैदा हो रहा है, जैसे कभी देखा ना आपने। तो जो आपका हाई लैटिट्यूड है वहाँ पर डायनेमिक फैक्टर ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ज़्यादा काम कर रहा होता है। वो केवल सूर्य की ऊष्मा पर निर्भर नहीं रहता प्रेशर डिफरेंस के लिए, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब प्रेडिक्ट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए एयर मास मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था कि कोल्ड एयर मास क्या होता है, वार्म एयर मास क्या होता है और एयर मास के टाइप क्या क्या हैं, फ्रंट क्या होता है, ये सब बातें आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। जो एयर मास का मीटिंग रीजन होता है, बाउंड्री रीजन होता है, उसको हम लोग फ्रंट कहते हैं। जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास को पुश कर दे, धक्का दे दे, तो उसको हम कहते हैं कोल्ड फ्रंट। अगर वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के ऊपर चढ़ जाए तो उसको हम लोग वार्म फ्रंट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया कोल्ड फ्रंट, ये हो गया वार्म फ्रंट। चढ़ गया ना, वार्म फ्रंट जो है ना वो कोल्ड फ्रंट के ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, ये आ गया डायग्राम। साइक्लोन के बारे में आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है। और आइसोबार का दो टाइप होता है, नॉर्मल आइसोबार और क्लोज्ड आइसोबार। ये सब बातें हमने डिस्कस कर लिया है। फ्रंटल साइक्लोन मतलब कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ये हमने डिस्कस कर लिया है पिछली क्लास में। ये फ्रंट के मिलने से बनता है। ठीक है, हाँ, एयर मास जो है वो अपने सोर्स रीजन से मूव कर रहा होता है। अलग अलग नेचर का एयर मास, एक एयर मास है गर्म, एक एयर मास है ठंडा। जब दोनों मिलते हैं तो फ्रंट पैदा होता है और ये फ्रंट स्टेशनरी फ्रंट कहलाता है, क्योंकि कोई मूव नहीं कर रहा होता है, कोई मूव नहीं कर रहा होता है। अगर जैसे ही ठंडा वाला मूव किया तो कोल्ड फ्रंट, गर्म वाला मूव किया तो हॉट फ्रंट, वार्म फ्रंट। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर ये कोल्ड विंड है, कोल्ड एयर मास है, ये वार्म एयर मास है। ठीक है ना, अगर कोल्ड वाला इसको पुश करेगा तो इसको हम कोल्ड फ्रंट कहेंगे। ठीक है, यहां पर वार्म वाला पुश कर रहा है तो इसको हम वार्म फ्रंट कहेंगे। समझ गए? दो ही बाउंड्री है तो दो ही फ्रंट बना है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। ठीक है,
अब ये साइक्लोन पैदा कैसे होता है, बढ़ता कैसे है, सब बातें आपको मैंने बता दिया है विस्तार से लास्ट क्लास में। ठीक है, ये सब बातें हो गई। एक बात और, एक बात बच गया था, ऑक्लूडेड फ्रंट। मैंने आपको पढ़ा दिया है स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है जब कोई नहीं मूव कर रहा होता है, कोल्ड क्या होता है और वार्म क्या होता है। ऑक्लूडेड वाला में क्या होता है कि जो कोल्ड एयर मास है वो वार्म एयर मास को पूरी तरह से हवा में उठा दिया होता है, ये पूरी तरह से इसको हवा में उठा दिया होता है। वार्म एयर फ्रंट खत्म हो चुका होता है, डिस्ट्रॉयड हो चुका होता है, इसको हम लोग ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं। चूंकि अब दोनों तरफ कोल्ड कोल्ड हवा है, दोनों तरफ कोल्ड कोल्ड हवा है, दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो अब साइक्लोन डिसिपेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लोन अब वहाँ पर डिसिपेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका स्टेशनरी फ्रंट, जहाँ पर कोई नहीं मूव कर रहा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, आराम से देखो, कोई किसी को पुश नहीं कर रहा है, आराम से कोई इधर मूव कर रहा है, कोई जाकर उधर मूव कर रहा है। ठीक है, ये बातें हो गई थी। अब आती है टेम्परेट साइक्लोन का पाथ। टेम्परेट साइक्लोन जो होता है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता है। क्या होता है? ये वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता है, ये पूर्व की ओर जाता है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है। क्या होता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है। सारे अंतर को मैं एक टेबल के फॉर्म में आपको दे दूंगा, यहाँ पर आपको पूरा समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब सर वेस्ट से ईस्ट की ओर क्यों जाता है? क्योंकि वेस्टरलाई का प्रभाव होता है, और वेस्टरलाई जो होता है ना वो भी वेस्ट से ईस्ट की ओर ही जाता है। क्या होता है? वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता है। तो सर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो क्यों जाता है? क्योंकि उस पर ट्रेड विंड का प्रभाव होता है, और ट्रेड विंड ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है, उसी के साथ साथ बहता हुआ वो आगे जाता है। जो टेम्परेट साइक्लोन होता है ये बहुत ही धीरे धीरे मूव करता है, और इसका मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होता है। इसीलिए जितना हानि ट्रॉपिकल साइक्लोन से होता है उतना नुकसान टेम्परेट साइक्लोन से उधर नहीं होता, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ से गुजरेगा। जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन थोड़ा सा नालायक टाइप का है, वो कहीं से भी अपना पाथ बदल लेता है, समस्या हो जाती है फिर। ठीक है, अब बात आती है कि टेम्परेट साइक्लोन मिलता कहाँ कहाँ पे है। तो देख रहे हैं आप, जो ये पैसिफिक का ईस्टर्न कोस्ट है, पैसिफिक ये है, उसका ईस्टर्न कोस्ट ये है, नॉर्थ अमेरिका का ये वेस्टर्न कोस्ट है। ठीक ना, याद रखना, नॉर्थ अमेरिका का ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है, मगर प्रशांत महासागर का है तो ये तो पूर्वी है ना, पूर्वी पार्ट। तो यहाँ पे आपको मिलता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये पूरा रीजन अटलांटिक में भी है, प्रशांत महासागर में भी है, और ध्यान से देखना ये सारा 30 डिग्री के करीब करीब ऊपर ही मिलता है। क्या होता है? 30 डिग्री के ऊपर ही मिलता है, 30 डिग्री के नीचे ही मिलता है। इसके बीच में ट्रॉपिकल साइक्लोन मिलता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, क्या मिलता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन मिलता है। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये अरेबियन सी में साइक्लोन बन रहा है, ये बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन बन रहा है। कई सारे साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में बनते हैं वो पास होकर के इधर आते हैं, और कई सारे साइक्लोन जो साउथ चाइना सी में बनते हैं ना, वो पास होकर के बे ऑफ बंगाल में आ जाते हैं। क्या हो जाता है? बे ऑफ बंगाल में आ जाते हैं। मगर बे ऑफ बंगाल वाला इधर पूरा नहीं आ पाता। क्यों सर? क्योंकि भारत का जो लैंड मास है थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, पूरा क्रॉस करके अरेबियन सी में नहीं आ पाता, बीच में ही डिसिपेट हो जाता है, लैंडफॉल। अच्छा, जैसे ही कोई साइक्लोन लैंड को हिट करता है उसको हम लोग लैंडफॉल कहते हैं, और लैंडफॉल आते ही साइक्लोन को एनर्जी मिलना बंद हो जाता है और वो फिर नष्ट हो जाता है। ठीक है, बढ़िया। तो हमने आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ाया लास्ट क्लास में, कैसे कैसे काम होता है, आई क्या होता है, आई पे आपका लो प्रेशर होता है, और पूरा का पूरा जो साइक्लोन सिस्टम होता है वो लो प्रेशर सिस्टम होता है। क्या होता है? लो प्रेशर सिस्टम होता है। यहाँ पर मॉइस्ट एयर ऊपर की ओर उठता है,
इनस्टेबिलिटी पैदा होती है। ये जो मॉइस्ट एयर है वो ऊपर जा कर के बारिश करता है और अपना जो लेटेंट हीट है वो छोड़ता है, वो हवा को मिलता है आसपास वाला, आसपास का हवा और गर्म होता है और ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही ऊंचे ऊंचे क्लाउड बनते हैं। क्लाउड जो होता है वो क्युमुलोनिम्बस क्लाउड होता है और यही साइक्लोन में बारिश करवाता है। समझे क्या हो रहा है? देखो ध्यान से, यहाँ से जो हवा उठा ना बाबू, इसमें भाप है, भाप ऊपर गया, भाप गर्म था, ठंडा हुआ, बारिश हो गया, तो भाप में जो गर्मी था वो किसी न किसी को तो मिलेगा ना। किसको मिलेगा? जो आसपास का होगा। अब शादी में नोट उड़ाए जाते हैं तो किसी को तो मिलता है ना। किसको मिलता है? जो अगल बगल खड़ा होता है। तो जो आदमी अगल बगल खड़ा होगा उसको नोट मिल गया, जो हवा अगल बगल खड़ा होगा उसको गर्मी मिल गई। तो ये हीट हो करके और ऊपर की ओर जाता है, हीट हुआ और ऊपर की ओर गया और पूरा ऊंचा बादल बन जाता है। समझ गए? और जैसे ही ऊंचा ऊपर उठा वो क्या हुआ? वो हवा ठंडी हुई, फिर वो हवा ठंडी ठंडी होकर क्या होती है? भारी होती है, डेंस हो जाती है। ये हवा नीचे की ओर आना शुरू होता है। क्या होता है? ये हवा नीचे आना शुरू होता है। इसको हम कहते हैं आई, आँख। चूंकि यहाँ पर नीचे की ओर हवा में दबाव बन रहा है, यहाँ पर आसमान हमको साफ दिखाई देता है, एकदम क्लियर स्काई, क्लियर स्काई। और इधर इधर क्या, इधर तो बादल, यहाँ तो बादल हैं ही। समझ गए? तो इस तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन पैदा होता है। सर घूमता कैसे है, नाचता कैसे है? वो कोरियोलिस फोर्स के कारण घूमता है। क्या होता है? वो कोरियोलिस फोर्स के कारण घूमता है। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं रहेगा तो साइक्लोन नहीं बनेगा, साइक्लोन की हवा नहीं घूमेगी। ठीक है, ये मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक ग्राफ है, डायग्राम है। यहाँ पर आप आँख को देख पा रहे हैं। क्या है? यहाँ पर आप आँख को देख पा रहे हैं। डेंस एयर, कूल डेंस एयर, वार्म मॉइस्ट एयर दिख ही रहा है आपको, कन्वेक्शन करंट आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, जिस तरह से हवा मूव कर रही है। लो प्रेशर का यहाँ पर इंटेंसिफिकेशन हो जाता है, मतलब लो प्रेशर और ख़तरनाक लो प्रेशर बन जाता है। जो एयर है वो नीचे सरफेस पर कन्वर्ज हो रहा होता है। देखो यहाँ पर ये वाटर का सरफेस है। क्या है? ये वाटर का सरफेस है। ये तो ओशियन होगा या तो कुछ बड़ा वाटर बॉडी होगा। समझ गए? या तो ओशियन है या तो कोई बड़ा वाटर बॉडी है। यहाँ पर हवा इधर से भी आती है, हवा इधर से भी आती है और आ करके हवा कन्वर्ज होती है और वो ऊपर की ओर उठना शुरू करती है। आया, कन्वर्ज हुआ, ऊपर की ओर उठना शुरू हुआ और ऊपर जाते हुए ये सर्कुलेट होता रहता है, सर्किल में चक्कर काटते हुए जाता है। ठीक है, और ऊपर की ओर जाकर के ये फिर डाइवर्ज हो जाता है। क्या होता है? डाइवर्ज हो जाता है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दी हैं। प्रेशर डिफेक्ट क्या होता है मैंने बता दिया है। ठीक है, हाँ चलो अगला। ये बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है साइक्लोन का, जिस तरह का साइक्लोन होता है। ये आपका आई वॉल है। क्या है? ये आई है, ये आई वॉल है, ये आपका क्लाउड वॉल है यहाँ पर। ठीक है। हाँ, इसका दिशा बता रहा था। ये जो साइक्लोन होता है बहुत तेज गति से ट्रैवल करता है। कौन सा? ट्रॉपिकल साइक्लोन। और ये ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है। यहाँ पर जब तक इसको मॉइस्चर मिलेगा तब तक जिंदा रहेगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन जब तक मॉइस्चर मिलेगा तब तक जिंदा रहेगा। जैसे ही मॉइस्चर मिलना बंद हो जाएगा वो मरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। एनर्जी कैसे मिल रहा था? एनर्जी मिल रहा था जब हवा का भाप ठंडा होता है तो वो भाप गर्मी अपने आसपास के हवा को दे देता है। ये होना बंद हो जाएगा ना, क्योंकि भाप तो अब मिल नहीं रहा है उसको। जब उसको भाप ही नहीं मिल रहा है तो भाप की एनर्जी कहाँ से मिलेगी अगल बगल के हवा को? हवा और ऊपर गह जाएगा। वो साइक्लोन धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है। ये मिलता कहाँ पर है ट्रॉपिकल साइक्लोन? ये जो पूरा रीजन दिख रहा है आपको, ये अटलांटिक ओशियन है। यहाँ पर आपको 1 अगस्त अक्टूबर में बनता है। दूसरा है जो पैसिफिक का जो ईस्टर्न पार्ट है, सेंट्रल पैसिफिक का ईस्टर्न पार्ट है, वो यहाँ पर मिलता है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल,
ठीक है, ये इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन में ज़्यादा साइक्लोन हमारे यहाँ बनता है। फिर आपका ये साउथ चाइना सी हो गया, ये सारे जगह पर साइक्लोन के हॉटस्पॉट है, वहाँ पर मिलता है। अब आते हैं हम लोग अंतर, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में का अंतर क्या होता है ये बताएंगे विस्तार से, ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहला बात है कि ये पैदा कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जो टेम्परेट साइक्लोन है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री लैटिट्यूड पर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर सर? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और साउदर्न हेमिस्फेयर में भी। कहाँ कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और साउदर्न हेमिस्फेयर में भी, दोनों जगह पर देखने को मिलेगा। टेम्परेट साइक्लोन डायनेमिकली इंड्यूस्ड होता है। क्या होता है? डायनेमिकली इंड्यूस्ड होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन थर्मली इंड्यूस्ड होता है। थर्मली का मतलब क्या होता है? सूर्य के सन्स इंसोलेशन, सूर्य का जो इंसोलेशन है, जो ऊपर से ऊष्मा आ रही है, उस कारण से जो आपका समुद्र का जो पानी है वो गर्म होता है, वाष्पीकरण होता है, वेपराइजेशन होता है, पानी ऊपर उठ करके फिर साइक्लोन का निर्माण करता है। डायनेमिकली इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? डायनेमिकली का मतलब ये होता है कि हवा के कारण जो प्रेशर डिफरेंस होता है उस कारण साइक्लोन बनता है। देखा ना, जो टेम्परेट साइक्लोन होगा ये आपके फ्रंट के कारण बनेगा। क्या होता है? फ्रंट के कारण बनता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन में कोई भी फ्रंट नहीं होता, कोई भी फ्रंट नहीं होता। समझ गए? ये मेन अंतर है। दूसरा, हाँ ये बता ही दिया मैंने आपको, यहाँ पर फ्रंट का इंटरेक्शन होता है। जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो बहुत ही बड़े एरिया को कवर करता है, बहुत ही बड़े एरिया कवर करता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन इससे कम एरिया कवर करता है। और जो साइक्लोन है टेम्परेट वाला वो वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता है और ट्रॉपिकल वाला ईस्ट से वेस्ट की ओर आता है। टेम्परेट साइक्लोन धीरे धीरे मूव करता है, इसका मूवमेंट प्रिडिक्टेबल होता है, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन जल्दी जल्दी तेज़ गति से मूव करता है और इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है 8 से 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। सर तो 0 से 20 में कहाँ नहीं मिलता है? देखो ध्यान से, ये पृथ्वी है, इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है। ये कह रहा है कि 8 से 20 के बीच में मिलेगा, मतलब ये जो एरिया है ना, इस एरिया में साइक्लोन बनेगा। तो सर ये जो एरिया है यहाँ पर क्यों नहीं बनेगा? ठीक है ना, 8 डिग्री नॉर्थ से 8 डिग्री क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स का, देखो इक्वेटर पर तो कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स 0 होता है। इक्वेटर के ज़रा सा ऊपर ज़रा सा नीचे कोरियोलिस फोर्स काफ़ी वीक होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है। इतना कमज़ोर होता है कि हवा को पूरी तरह से घुमा नहीं पाता। चूँकि हवा को घुमा नहीं पाता तो साइक्लोन बन नहीं पाता। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन डायनेमिकली इंड्यूस्ड, ट्रॉपिकल साइक्लोन थर्मली इंड्यूस्ड। टेम्परेट साइक्लोन में बनता है फ्रंट, इसमें कोई फ्रंट नहीं बनता। सी सरफेस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण वेपराइजेशन होता है, वेपर बनता है, वेपर ऊपर गया, ठंडा हुआ, वाष्प, ये सब का काम हमने बता ही दिया आपको। जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो कम एरिया लेता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है और काफ़ी तेज़ गति से मूव करता है। इसका पाथ को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ये आपको मैंने 6 अंतर बता दिया साफ साफ। ये 6 अंतर आपको कम से कम याद रहेगा। अभी और बताता हूँ अंतर क्या होता है, अभी और है पॉइंट और है। ठीक है ना, चलो अगला अंतर क्या है? इसमें विंड स्पीड 40 से 50 किलोमीटर जो पर आवर है ना, इतना होता है, मगर ट्रॉपिकल साइक्लोन में विंड स्पीड 120 के पार होता है। कई गुना ज़्यादा स्पीड से चलता है ट्रॉपिकल साइक्लोन में विंड, याद रखिएगा। प्रेशर ग्रेडियंट 980 MB का, या MB मतलब वो मेगाबाइट नहीं कह रहा, यहाँ पर नाप रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मगर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम 880 इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मतलब कि टेम्परेट साइक्लोन के मुकाबले ज़्यादा कम, मतलब कि और भी कम हमारा प्रेशर ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है।
ठीक है, मतलब कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का डिप्रेशन इज मोर डीपर, मतलब इसका लो प्रेशर ज़्यादा कम है। ठीक है, दूसरा, टेम्परेट साइक्लोन ज़मीन पर भी पावरफुल होता है, मगर ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़मीन पर आते ही डिसिपेट होना शुरू हो जाता है। डिसिपेट होना शुरू हो जाता है, ये ख़त्म हो जाना शुरू होता है। ये मेनलैंड को अफेक्ट करता है और ट्रॉपिकल साइक्लोन मेनली कोस्टल एरिया को इम्पैक्ट करता है, जैसे कि आंध्रा हो गया, फिर ये उड़ीसा हो गया। जो अरेबियन सी वाला ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो इम्पैक्ट करता है महाराष्ट्र को, कर्नाटका को, इन सभी इलाकों को। ठीक है, जो टेम्परेट साइक्लोन है वो डिसिपेट होने में ज़्यादा समय लेता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन से आप एनर्जी काट देंगे, मतलब उसको भाप मिलना बंद हो जाएगा, ये डिसिपेट होना, नष्ट होना शुरू हो जाएगा। समझ गए? चलो अब सवाल देखते हैं। ये मैं सवाल दे रहा हूँ आपको 2014 मेंस का है, जो कि प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया है, तो हम यहाँ पर एक सवाल डाल दे रहे हैं आपके लिए, इसका आंसर लिखिएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन आर लार्जली कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। वाई? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट? तो सिंपल सा फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के पीछे, वो बता देंगे आप, और फिर उनको बताने के बाद बोल देंगे कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है सी सरफेस का वो उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, फिर बता देंगे कि ये जो एरिया है वहाँ पर एयर का डाइवर्जेंस है वो मिलता है। ठीक है ना, वर्टिकल एयर मिलता है, वर्टिकल एयर नहीं मिलता, सब बताएंगे उसको वहाँ पर। क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। अभी बहुत अच्छा मौका मिला है आपको पढ़ने का, समय मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला बात क्या है, ट्रॉपिकल वाटर हमको देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर देख रहे हो गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है बे ऑफ बंगाल, ये है साउथ चाइना सी, तो हमको ट्रॉपिकल वाटर देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल वाटर में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वेपर ज़्यादा बनेगा, वार्म ओशन करंट हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर है सी सरफेस का वो गर्मी के अंतिम दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद क्या मिलता है हमको, ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करता है, तो साउथ चाइना सी वाला हमको मिल जाता है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है ना, और जो अटलांटिक के पूरब वाला साइक्लोन मिल जाता है आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो इस तरह से जो साइक्लोन है वो मूव करते हैं। ठीक है, लैंडमास जो होता है वो वेस्टर्न कोस्ट पे होता है। यहाँ पर देखो, ये लैंडमास वेस्ट कोस्ट पे है, यहाँ पर लैंडमास वेस्ट कोस्ट पे है, वेस्ट कोस्ट पर है, वेस्ट कोस्ट पर है। इसी कारण से ट्रॉपिकल साइक्लोन को मूव करने का मौका मिल जाता है, उसको मूव करने का एरिया मिल जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे थंडर स्टॉर्म की। थंडर स्टॉर्म क्या होता है, ये एक लोकलाइज्ड स्टॉर्म होता है, लोकल स्टॉर्म होता है, जो काफ़ी कम समय के लिए पैदा होता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है, जो कड़ाके की बारिश होती है वो देखने मिलती है, और यहाँ पर बिजली भी कड़कती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। जो थंडर स्टॉर्म होता है वो 3 तरह का होता है। क्या होता है, थंडर स्टॉर्म 3 तरह का होता है। कैसे बनता है पहले ये समझो। देखो, ज़मीन गर्म हुई, क्या हुआ, ज़मीन गर्म हुई, यहाँ पर हीट पैदा हुआ, ये गर्म हवा ऊपर की ओर उठने लग गई। जब गर्म हुआ ऊपर की ओर उठने लग गई तो ज़मीन के नीचे जो हवा था वो तो ख़त्म हो गया, चला गया ऊपर में, तो यहाँ पर लो प्रेशर पैदा हो गया। इस लो प्रेशर को भरने के लिए आसपास से जो आवारा हवाएं हैं वो आएंगी। क्या करेंगे, वो आएंगे इस खाली स्थान को भरने के लिए। अब यहाँ पर हवा कन्वर्ज करेगा, दोबारा से हवा ऊपर की ओर उठेगा। क्या हो रहा है, हवा दोबारा ऊपर की ओर उठेगा। देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर। हवा में नमी होगी, आर्द्रता होगी, और चूंकि यह हवा ऊपर की ओर उठ रहा है तो एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी होगी। ध्यान सुनिएगा, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी कब होती है, जब हवा नीचे की ओर आती है, एयर नीचे की ओर आता है।
अनस्टेबिलिटी क्या आती है? जब हवा ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पर लो प्रेशर पैदा होता है। ऊपर में क्या होता है? यहाँ पर आपका हाई प्रेशर पैदा होता है जब हवा नीचे की ओर दबाती है। समझ गए? हाँ, तो जो साइक्लोन होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, वहाँ पर लो प्रेशर, थंडरस्टॉर्म लो प्रेशर। मगर ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो आँख था, आई था, याद है? वहाँ पर हवा नीचे की ओर जा रही थी, इसलिए वहाँ पर स्टेबिलिटी थी, आसमान क्लियर था। ठीक है। बादल होता है क्यूमुलोनिम्बस टाइप का, रेनफॉल होता है कन्वेक्शनल टाइप का। क्यों? 3 तरह का तो था रेनफॉल, पता था ना। पहला तरह का रेनफॉल था कन्वेक्शनल, दूसरा था ओरोग्राफिक जो चढ़ते हैं पहाड़ पर, तीसरा था साइक्लोनिक रेनफॉल, यही था ना। तो जो रेनफॉल होता है यहाँ पर वो कन्वेक्शनल टाइप का होता है। ठीक। अब देखो 3 स्टेज में थंडरस्टॉर्म बनता है। थंडरस्टॉर्म 3 स्टेज में बनता है। सबसे पहला हल्का फुल्का सा हवा करके यहाँ पर जमा हुआ। क्या हुआ? हवा हल्का फुल्का सा यहाँ पर आकर के जमा हुआ। धीरे धीरे ये हवा, जो गर्म हवा था ना, वो ऊपर की ओर उठना शुरू हुआ। जो काम साइक्लोन में होता है सेम तरह का काम यहाँ पर भी होता है। जो गर्म हवा आती है ऊपर की ओर जाती है और ऊपर जाकर वो ठंडा हो जाता है। हवा ऊपर गया, ठंडा हो गया और दोबारा नीचे आना शुरू हुआ। क्या हुआ? हवा दोबारा नीचे आना। देख रहे हो यहाँ पे ये हमारा है थंडरस्टॉर्म का एक एग्जाम्पल। यहाँ पर हवा कर्व कर रही है, दिख रहा है आपको, मुड़ते हुए ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है ना। जो एयर का मोशन होता है वो ऊपर की ओर होता है, कुछ हवा नीचे की ओर भी आती है। जब हवा और आइस का लोड ज़्यादा हो जाता है तो वो नीचे की ओर गिरता है। क्या होता है? जैसे ही ऊपर गया, बारिश हुई तो बारिश का ड्रॉप नीचे की ओर आया, नीचे जो हवा था ना उसको ठंडा कर दिया। जो बारिश की बूंदें हैं, जो आइस ड्रॉप है, वो नीचे करके उसको ठंडा कर दिया। ये ठंडा एयर भारी होने के कारण नीचे बैठना शुरू हो गया, नीचे मूवमेंट शुरू कर दिया। यहाँ पर नीचे की ओर ये मूवमेंट शुरू हो गया। समझ गए? तो ये होता है थंडरस्टॉर्म में, जहाँ पर आपको ऊपर की ओर भी हवा दिखाई देती है और नीचे की ओर आपको हवा दिखाई देती है। ठीक है ना। अगला है लाइटनिंग, जो कड़ाका, मतलब जो हमारे यहाँ बिजली कड़कती है। क्या कारण है उसके पीछे? जो थंडरस्टॉर्म बनता है ना उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है। ऊपर में चला गया पॉजिटिव चार्ज, बीच में रह गया नेगेटिव चार्ज और नीचे रह गया पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि 2 पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। यहाँ पर जो बादल होता है, एक बादल का पॉजिटिव चार्ज दूसरे बादल के नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है और हमें यहाँ पर बिजली देखने को मिलती है। करंट क्या होता है? व्हाट इज करंट? करंट इज चार्ज इन मोशन। क्या होता है? करंट इज नथिंग बट चार्ज इन मोशन। ठीक है ना। अगर यही चार्ज एक्सेलरेट हो गया, अगर एक्सेलरेट हो जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है। तो ये हो गया थंडरस्टॉर्म के बारे में। हाँ, पॉजिटिव चार्ज ऊपर और बीच में आपका नेगेटिव चार्ज, सब बढ़ा दिया है। ठीक है। हाँ, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। चार्ज जब बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ये जो चार्ज होता है जब इसका लोड बढ़ता है ना तो ज़मीन पे क्यों गिरता है? क्योंकि ज़मीन हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है ना। ये जो चार्ज होता है ज़मीन की ओर आती है, अपना जो चार्ज है उसको ज़मीन को देने के लिए, न्यूट्रलाइज होने के लिए। ठीक है। 3 तरह का मैंने बताया आपको। थंडरस्टॉर्म पहला होता है थर्मल थंडरस्टॉर्म, दूसरा होता है ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म, तीसरा होता है कोल्ड फ्रंट थंडरस्टॉर्म। तीनों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अभी विस्तार से कि तीनों थंडरस्टॉर्म किस तरह का होता है, क्या काम करता है, कैसे पैदा होता है। ध्यान सुनना। सबसे पहला थर्मल। थर्मल में जो आपका ग्राउंड है, ग्राउंड गर्म होने के बाद इस
थंडरस्टॉर्म को पैदा करता है। क्या होता है, जो ग्राउंड है वो गर्म होने के बाद, लोकलाइज्ड हीटिंग होने के बाद ये थंडरस्टॉर्म पैदा होता है। जनरली ये इक्वेटोरियल रीजन में मिलता है। क्यों सर? क्योंकि इस रीजन में हमको सरप्लस एनर्जी मिलता है सूर्य से, ज़मीन ज़्यादा गर्म होती है और यहाँ पर हमको थर्मल थंडरस्टॉर्म दिखाई देता है। ठीक है। अगर ये थंडरस्टॉर्म किसी वाटर बॉडी के ऊपर से पार किया तो वो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि ज़मीन तो गर्म है नहीं, पानी है, पानी ठंडा होता है, देर से गर्म होता है, देर से, तो वहाँ पर हीट का एक्सेस सप्लाई नहीं, ज़मीन बहुत ही तेज़ गर्म होता है, तो जो एक्सेसिव हीट है, इंटेंस हीट है, वो नहीं मिल पाता और ये ख़त्म हो जाता है। अगला है ओरोग्राफिक। मैंने जब पढ़ाया था आपको इसके चिनूक के बारे में, तो मैंने क्या बताया था, हवा जब चढ़ती है ऊपर तो यहाँ पर बारिश हो जाती है ना। आगे जब हवा आगे गिरती है तो यहाँ पर ड्राइनेस आ जाता है उसमें, और घर्षण के कारण यहाँ पर हवा गर्म होने लग जाती है। जब यहाँ पर बादल बनता है, जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें हवा को ठंडी करती हैं, उसको और ऊपर की ओर पुश करता है गर्म हवा, वाष्प वाला। ठीक है ना। जो वाष्प है, वाष्प अपना जो हीट है वो बगल के हवा को दे देता है, खुद वाटर बॉडी मतलब वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है। जो पानी नीचे गिर रहा होता है वो अपने आसपास के हवा को ठंडा करता है, भारी कर देता है उसको, और उस हवा को नीचे की ओर पुश करता है। तो यहाँ पर जो बनता है थंडरस्टॉर्म, ये ओरोग्राफिक कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माउंटेन के कारण, माउंटेन के ऊपर फोर्सफुली इसको चढ़ना पड़ रहा है और इस तरह से इस थंडरस्टॉर्म का निर्माण होता है। देयर इज फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट ऑफ द एयर एंड हियर वी सी क्लाउड बर्स्ट। क्यों सर? क्लाउड बर्स्ट में क्या होता है? क्लाउड बर्स्ट का मतलब ये होता है कि वेरी लार्ज, वेरी हाई रेनफॉल, वेरी हाई रेनफॉल इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है ना। कम समय में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, इसको हम कहते हैं बादल का फटना, मतलब पानी झमाझम एकदम अचानक से गिरने लग जाता है। ठीक है ना। अगला हमारा है कोल्ड फ्रंट। जैसे कि चेरापुंजी में देखा था, कोल्ड फ्रंट में क्या होता है, मैंने क्या बताया था, जो आपका कोल्ड एयर मास होता है वो वार्म एयर मास को अपने ऊपर उठा लेता है। वार्म एयर मास तो उठ गया, तो यहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है कोल्ड फ्रंट थंडरस्टॉर्म। जो वार्म एयर मास था उसमें ह्यूमिडिटी होगी, ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, बारिश होगी, तो जो वार्म एयर मास है इसका फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट होता है, लोकलाइज्ड बारिश होती है, थंडरस्टॉर्म बनता है और बहुत ही कम समय के लिए बनता है। ठीक है। तो ये थे हमारे 3 थंडरस्टॉर्म। एक सवाल पूछा यूपीएससी प्रीलिम्स 2001 में, इनमें से कौन सा वेदर कंडीशन इंडिकेट होता है जब हम बैरोमीटर में सडन फॉल देखते हैं? बैरोमीटर में जब रीडिंग गिरने लगती है तो क्या होता है? देखो ध्यान से, बैरोमीटर इस तरह का होता है, इसमें रीडिंग कब गिरेगी? जब ये पोर्शन ऊपर की ओर आएगा, ये रीडिंग गिरेगी, इसका मतलब क्या, ये पोर्शन ऊपर की ओर आएगा। ये ऊपर की ओर कब आएगा? जब इस पर दबाव कमेगा, है ना। जब इस पर दबाव कमेगा मतलब जब आपका प्रेशर बाहर की ओर कमेगा, जब प्रेशर कमेगा तभी ना ये रीडिंग कमेगी, रीडिंग गिरेगी। तो जो सडन फॉल है बैरोमीटर रीडिंग में वो स्टॉर्मी वेदर को बताता है, आंधी आने वाली है। आंधी कब आती है? जब वहाँ पर लो प्रेशर बन रहा हो, काम वेदर नहीं होगा, कोल्ड ड्राई नहीं होगा, हॉट सनी नहीं होगा। आंसर आपका है ए। समझ गए? तो ये आपका आंसर हो गया ए। बढ़िया। अब पढ़ना है आपको टॉर्नेडो के बारे में। हम करते हैं क्या कि टॉर्नेडो के बारे में, पोलर वर्टेक्स के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं अपनी अगली क्लास में। हमें काफ़ी कुछ आपको अभी और पढ़ाना है इसमें, क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग सबकी चर्चा करेंगे और ढेर सारे जो MCQs हैं
वो आपके लिए लेकर के आएंगे बहुत ही बेहतरीन MCQs, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी और आपके क्वालिटी क्वेश्चंस, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, आपके मन में कोई भी डाउट होगा, आप इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसमें आप सवाल अपने पूछ सकते हैं। वीडियो आपने लाइक कर ही दिया होगा अभी तक के। कोई भी दिक्कत हो आप बेधड़क पूछिए कमेंट सेक्शन में, जवाब अपने सवाल, हम उसका आंसर देंगे। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, तो उसको डिसलाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।